नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूं। यह जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता ही होगा कि आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाला है, जैसे कि आबकारी आरक्षक है, प्रयोगशाला परिचायक है, पुलिस भर्ती का है और इसी प्रकार फॉरेस्ट भर्ती का भी एग्जाम आने वाले समय में देखने को मिल रहा है। तो यह वीडियो जो है आपके इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। ठीक है, यदि आप छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो आपके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बनाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन रखा है जो पिछले वर्ष आए हुए एग्जाम से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, काकतीय वंश की स्थापना किस वर्ष किया गया? ठीक, यदि हम काकतीय वंश की स्थापना की बात करते हैं तो देखिए, पिछला वीडियो में भी मैंने बताया है। यदि आप देखिए पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप उसे देख लीजिएगा। अब तक कुल 4 वीडियो बन चुका है, ये 5वां वीडियो है। ठीक है, तो सभी वीडियो को आप देखेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे ना तो और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि बार बार चीजें रिपीट हो रहा है। और आपको पता ही होगा कि चीजें जब ज्यादा रिपीट होती है तो दिमाग में काफी अच्छे समय तक के लिए बैठ जाता है। ठीक है, तो आप सारा वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, काकतीय वंश की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो पिछला वीडियो में मैंने भी बताया था कि काकतीय वंश की स्थापना जो है 1324 ईस्वी में किया गया था। यदि हम काकतीय वंश की स्थापना की बात करते हैं तो देखिए, काकतीय वंश जो है ये बस्तर के छिंदक नाग वंश को समाप्त करके जो है स्थापित हुआ था, और इसकी स्थापना कर्ता जो है अन्नम देव है। ठीक है, स्थापना कर्ता कौन है? अन्नम देव है, और अन्नम देव जो है छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित कर इस वंश की स्थापना की है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकतीयों ने अपना प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया? ठीक, यदि हम काकतीय की बात करते हैं तो काकतीय जो है अपनी प्रारंभिक राजधानी जो है मंदोता को बनाता है। मंदोता को कब बनाता है? तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि 1324 ईस्वी में इस वंश की स्थापना होता है, और इस समय जो है ये बस्तर के छिंदक नागवंश को समाप्त करके मंदोता में अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाता है। अब प्रारंभिक राजधानी बनाने वाले जो शासक है वो है अन्नम देव। अन्नम देव जो है इस वंश के प्रथम शासक हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, और इस वंश के संस्थापक भी है। यदि हम काकतीयों की बात करते हैं तो 4वीं शताब्दी ईस्वी में जो है जो गुप्त साम्राज्य, गुप्त शासक जो है वो विंध्य के काकतीयों को जो है वहां से खदेड़ते हैं, और यही काकतीय जो है बाद में तेलंगाना जाते हैं, और तेलंगाना से जो एक शाखा जो है अपना बस्तर आते हैं। तो बस्तर के छोटे मोटे शासकों को हराते हैं, जिनमें से एक छिंदक नागवंशी शासक भी होते हैं हरिश्चंद्र देव। तो इसे हराकर जो है इस क्षेत्र को अपना अनुकूल मानते हुए अन्नम देव जो है यहाँ पे काकतीय वंश का स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये है काकतीय वंश। यदि इसके प्रारंभिक राजधानी की बात करते हैं तो इसका प्रारंभिक राजधानी जो है मंदोता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अन्नम देव ने दंतेश्वरी देवी मंदिर किस गांव में बनवाया? ठीक है, तो दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण जो है किस गांव में कराया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तराला। यदि हम तराला की बात करते हैं तो दंतेश्वरी मंदिर इस गांव में स्थित है, और यदि हम संगम की बात करते हैं तो डंकनी और शंखनी नदी के तट पर जो है दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। और यदि हम संगम की बात करते हैं तो डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर जो है दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में काकतीय राजवंश का राजा कौन है? यदि हम वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में जो काकतीय वंश की जो राजा है कमल चंद्र भंदेव है। वर्तमान में ये जीवित भी है। ठीक है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। यदि हम कमल चंद्र भंदेव की बात करते हैं तो हाल ही में इनका शादी हुआ है। ठीक है, हाल ही में इनका शादी हुआ है, और शादी जो है मध्य प्रदेश के नागौद रियासत की राजकुमारी जो है भुवनेश्वरी देवी, तो भुवनेश्वरी देवी के साथ जो है कमल चंद्र भंदेव का हाल ही में विवाह हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। यदि आपको भी इसका उत्तर पता है ना तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद कमेंट में जो है इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का डाउट भी होता है ना तो आप कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, एक तरफ है वंश और दूसरी तरफ उसके प्रमुख शासक है। यदि हम राजर्षि तुल्यकुल की बात करते हैं तो राजर्षि तुल्यकुल के जो शासक है वो भीमसेन प्रथम है। ठीक है, इसका देखिए एक ट्रिक है, शुद्ध विभि दभी। ठीक है, सु से सूरभ, द से दई, वि से विभीषण, भी से भीमसेन प्रथम, द से दई द्वितीय, अभि से भीमसेन द्वितीय। तो इस तरह से ये राजर्षि तुल्यकुल वंश के
प्रमुख शासक है, ठीक है, जिसका साक्ष्य हमें आरंग ताम्रपत्र से मिलता है, भीमसेन द्वितीय का। यदि हम नल वंश की बात करते हैं तो नल वंश के जो प्रमुख शासक है वो है भवदत्त वर्मा। सरकपुरी वंश का जो प्रमुख शासक है प्रसन्न मात्र है। इसका जो ट्रिक बनता है दोस्तों, सन ओनली हैप्पी प्रवर का शुभ, ठीक है, इसको मैं बाद में और डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। पांडु वंश की हम बात करते हैं तो पांडु वंश की जो प्रमुख शासक है वो है तीवरदेव, महाशिवगुप्त तीवरदेव। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए का 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आरंग ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है। देखिए यदि हम आरंग ताम्रपत्र की बात करते हैं तो आरंग ताम्रपत्र जो है भीमसेन द्वितीय से संबंधित है। भीमसेन द्वितीय, यदि हम भीमसेन द्वितीय की बात करते हैं तो देखिए भीमसेन द्वितीय जो है ये राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित है, ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश। और इसकी यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो इसका जो राजधानी है ये है आरंग। इसका जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है भीमसेन द्वितीय का जो है आरंग ताम्रपत्र है, ठीक, इतना याद रख लीजिएगा। इसका शासनकाल की बात करते हैं तो इसका जो शासनकाल है 4वीं से 6वीं शताब्दी तक का है, ईस्वी तक, 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक का है, ठीक। यदि हम प्रमुख शासक की बात करते हैं तो देखिए ये जो ताम्रपत्र है इस ताम्रपत्र में इसके प्रमुख शासक के बारे से बताया गया है, जिसका जो ट्रिक है शुद्ध विभि दभि, ठीक है, सु से सुरा, द से दई, वि से विभीषण, भी से भीमसेन प्रथम, द से दई और भी से भीमसेन द्वितीय। तो इस तरह से ये इसका शासक के प्रमुख ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो मैंने अभी आपको बताया भीमसेन द्वितीय जो है राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गरियाबंद जिले का देवभोग क्षेत्र किस वंश के शासक ने दान दिया था। यदि हम देवभोग क्षेत्र की बात करते हैं तो देवभोग क्षेत्र को जो है ना पर्वत द्वारक वंश जो है दान में दिया था। देखिए यदि हम पर्वत द्वारक वंश की बात करते हैं तो पर्वत द्वारक वंश जो है पर्वत दान करने की वजह से ही इस वंश का जो नाम पड़ता है पर्वत द्वारक वंश पड़ता है, ठीक है। चलिए इसके बारे से और जानकारी लेते हैं। यदि हम पर्वत द्वारक वंश की बात करते हैं तो इसका शासनकाल जो है 5वीं शताब्दी है। इसका शासन क्षेत्र देवभोग गरियाबंद है और इस वंश के जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है राजा तुष्टिकर का 13 सिंगा ताम्रपत्र। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 13 सिंगा ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है। तो ये तुष्टिकर का है जो कि पर्वत द्वारक वंश से संबंधित है। इस वंश के जो शासक हैं ये स्तंभेश्वरी देवी के उपासक है, ठीक है। यदि हम प्रमुख शासक की बात करते हैं तो कौस्तुंभेश्वरी देवी जो कि राजमाता है, उसके बाद सोमन राज है प्रथम शासक कहा जाता है। इसकी माता कौस्तुंभेश्वरी देवी की बीमार होने पर राजा सोमराज देवभोग क्षेत्र को दान में दे दिया था, ध्यान रखेंगे। और वही जो तुष्टिकर जो है इसकी राजधानी तारंभक है। इसका जो जानकारी जो है प्रमुख 13 सिंगा ताम्रपत्र से पता चलता है। तो इन्होंने भी जो है पर्वत द्वारक क्षेत्र जो है इसे दान में दे दिया था। तो दान में देने के कारण ही इस वंश का नाम जो है पर्वत द्वारक वंश पड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवभोग क्षेत्र को दान किस शासक ने दिया था। तो अभी मैंने आपको बताया देवभोग क्षेत्र को जो दान जो है सोमन राज जो किया था। वही तुष्टिकर की बात करते हैं तो तुष्टिकर जो है ये पर्वत द्वारक क्षेत्र को जो है दान में देते हैं और किस वंश से संबंधित है तो पर्वत द्वारक वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 13 सिंगा ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है। देखिए यदि हम 13 सिंगा ताम्रपत्र की बात करते हैं तो 13 सिंगा ताम्रपत्र जो है तुष्टिकर से संबंधित मिलती है। अगला क्वेश्चन, राजा तुष्टिकर द्वारा किस क्षेत्र को दान दिया गया था। तो देखिए राजा तुष्टिकर द्वारा जो है पर्वत द्वारक क्षेत्र को जो है दान में दे दिया गया था। वही देवभोग क्षेत्र की बात करते हैं तो सोमन राज के द्वारा जो है इस क्षेत्र को दान में दे दिया गया था। क्यों दे दिया गया था, इसकी माता जो है कौस्तुंभेश्वरी देवी जो है जब वो बीमार पड़ गई थी तो उसके ठीक होने के लिए जो है इस क्षेत्र को दान में दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वासुदा देवी से विवाह किया था। तो देखिए मौखरी राजकुमारी वासुदा देवी से विवाह करने वाली जो है हर्षगुप्त है, ठीक है। देखिए यदि हम हर्षगुप्त की बात करते हैं तो हर्षगुप्त को जो है प्राक महेश्वर की उपाधि दिया गया था। इन्होंने जो है रानी वासुदा देवी से विवाह किया है जो कि मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री है।
और इसके समय का जो प्रमुख मंदिर है वो है लक्ष्मण मंदिर। देखिए लक्ष्मण मंदिर को जो है इनकी पत्नी जो है रानी वासुका ने इनके यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए निर्माण किया गया था। जब हर्षदूत की मृत्यु हो जाती है तो इस मंदिर का निर्माण जो है इसकी पत्नी के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह इस समय जो है अधूरा रहता है, अपूर्ण रहता है। तो उसको पूर्ण करने के लिए इनके उत्तराधिकारी जो है महाश्रीगुप्त बालाजी जो है इस मंदिर को पूर्ण करवाता है। इस मंदिर की यदि हम खासियत की बात करते हैं तो यह मंदिर जो है लाल ईंटों से निर्मित है, जो कि नागर शैली में है, और ये जो मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर का प्रशस्ति रचना जो है कवि ईशान के द्वारा किया गया है। यदि हम कवि ईशान की बात करते हैं तो ये वान भट्ट का समकालीन व घनश्याम है। देखिए यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का चीजें मैं इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आने वाले समय में आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ठीक है, देखिए ये जो है कितने सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हर्षदूत से संबंधित जो चीजें हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शासक राजर्षि तुल्यकुल वंश से संबंधित है? यदि हम राजर्षि तुल्यकुल वंश की बात करते हैं तो इसके जो प्रमुख शासक मैंने अभी आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, शुद्ध, विधि, दवी, है ना। तो सूरा, दई, विभीषण, भीमसेन द्वितीय ये सारे के सारे जो है इस वंश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए यदि हम राजीव लोचन मंदिर का निर्माण की बात करते हैं तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो है बिलासपुर के द्वारा किया गया था। यदि हम बिलासपुर की बात करते हैं तो ये नलवंशी शासक है, नलवंश के प्रमुख शासक है बिलासपुर, और इन्होंने जो है 700 से 725 ईस्वी के मध्य जो है इस मंदिर का निर्माण कराया होगा। इसका जानकारी जो है हमें राजिम शिलालेख से मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा शिलालेख से मिलता है, तो राजिम शिलालेख से इस मंदिर के बारे से और इसके बारे से भी हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, और यदि हम इस मंदिर की बात करते हैं तो इस मंदिर निर्माण की जो शैली है वो है पंचायतन शैली। ठीक है, ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि इसका शैली कौन सा है, तो पंचायतन शैली होगा। देखिए इसका जीर्णोद्धार भी किया गया है। यदि हम जीर्णोद्धार की बात करते हैं तो इसका जीर्णोद्धार करने वाले जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा जो है राजीव लोचन मंदिर का जो है पुनरुद्धार किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नल वंश का सर्वप्रथम शासक किसे माना जाता है? यदि हम नल वंश का सर्वप्रथम शासक की बात करते हैं तो इसका जो प्रथम शासक जो है वो है वराहराज। ठीक है, वराहराज को इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि इसका जो है 29 स्वर्ण सिक्के जो है कोंडा गांव के अड़िंगा नामक क्षेत्र से मिलता है। तो 29 स्वर्ण सिक्का प्राप्त होने की वजह से ही इसे सर्वप्रथम शासक मान लिया जाता है। यदि हम इसके आदि पुरुष की बात करते हैं और इस वंश के प्रमुख संस्थापक की बात करते हैं तो ये है शिशु, लेकिन यदि हम सर्वप्रथम शासक की बात करते हैं जो इस वंश को चलाता है, ठीक है, इस क्षेत्र में, तो वो है वराहराज। चलिए फिर से जोड़ी मिलाना है हमें। देखिए राजर्षि तुल्यकुल वंश, तो राजर्षि तुल्यकुल वंश से संबंधित है भीमसेन, सरबपुरी वंश, प्रसन्नमात्र, पांडु वंश, महाश्रीगुप्त, और नल वंश जो है भौदत्त वर्मा। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से जोड़ी मिलाते हैं दोस्तों। नल वंश की यदि हम बात करते हैं तो नल वंश से संबंधित है भौदत्त वर्मा, सरबपुरी वंश, प्रसन्नमात्र, पांडु वंश, हर्षगुप्त, और सोनपुर का सोमवंश जो है महाभवगुप्त है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 1, 2, 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीसेन ने किस नलवंशी शासक को पराजित कर पुष्करी को उजाड़ दिया था? तो देखिए यदि हम पृथ्वीसेन की बात करते हैं तो पृथ्वीसेन जो है अर्थपति भट्टारक को हराकर जो है उसके क्षेत्र पुष्करी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया था। यदि हम बात करते हैं वाकाटक वंश और नल वंश का, तो देखिए वाकाटक और नल वंश के बीच काफी युद्ध होती है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं, एक तरफ देखिए समझिएगा ये वाकाटक वंश है और दूसरी तरफ जो है नल वंश है। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त जो है ये वाकाटक वंश के शासक महेंद्र को भी पराजित करते हैं और साथ ही साथ जो है नल वंश के शासक व्याघ्र राज को भी पराजित करते हैं। वही वाकाटक वंश का जो अगला जो शासक था जैसे नरेंद्र सेन, तो नरेंद्र सेन को जो है नलवंशी शासक जो है, ध्यान रखिएगा, नलवंशी शासक जो है भौदत्त वर्मा पराजित करते हैं, और भौदत्त वर्मा जो है पराजित करते हैं। साथ ही साथ इसका जो
राजधानी होता है, क्षेत्र होता है नंदीवर्धन, तो इस नंदीवर्धन को भी पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। इसी का बदला लेने के लिए इसका उत्तराधिकार जो है पृथ्वीसेन, तो पृथ्वीसेन जो है इसका बदला लेने के लिए नल वंश के शासक थे अर्थपति भट्टारक, तो इस अर्थपति भट्टारक को जो है पराजित करते हैं। ठीक है, वही इसके बाद नल वंश के जो उत्तराधिकारी हैं, अगला शासक जो है स्कंद वर्मा, तो स्कंद वर्मन जो है ये वाकटक वंश के अगला जो शासक बनते हैं देवसेन, तो देवसेन को जो है पराजित करते हैं। तो इस तरह से वाकटक वंश और नल वंश के बीच हम काफी युद्ध देखते हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थपति भट्टारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए यदि हम नल वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो इसका जो अंतिम शासक है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र थबल, तो नरेंद्र थबल जो है नल वंश का अंतिम शासक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से जोड़ी मिलाना है, अर्थपति भट्टारक और दूसरी तरफ जो है ताम्रपत्र। ठीक है, तो एक तरफ शासक है और उसके प्रमुख ताम्रपत्र या शिलालेख है। तो यदि हम अर्थपति भट्टारक की बात करते हैं तो देखिए अर्थपति भट्टारक का जो ताम्रपत्र की बात करते हैं तो केसी बेड़ा शिलालेख से जो है इसकी जानकारी मिलती है। वही भवदत्त वर्मा का विधिपुर शिलालेख से और विलासपुर के राजिम अभिलेख से। स्कंद वर्मा की बात करते हैं तो पोड़ागढ़ अभिलेख से जो है इसका जानकारी हमें मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए से उत्तर जाएगा 1, 2, 3 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुलकेशिन द्वितीय के एवल प्रशस्ति पत्र में किस वंश का जानकारी हमें मिलता है? तो देखिए यदि हम पुलकेशिन द्वितीय के एवल प्रशस्ति पत्र की बात करते हैं तो इसमें जो है हमें नल वंश से संबंधित जानकारी मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नल वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? तो देखिए सरबपुरी ताम्रपत्र की यदि हम बात करते हैं तो इसके ताम्रपत्र में जो है चित्र नहीं होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यदि हम सरबपुरी वंश की बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक है दोस्तों, तो इसका संस्थापक है सरबराज। ठीक, और यदि हम इसका शासन काल की बात करते हैं तो इसका शासन काल जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक का, इसका क्या है, ये शासन काल है। इस वंश के शासक जो है उपाधि लिए होते हैं दोस्तों परम भागवत का। ठीक है, याद रख लीजिएगा, परम भागवत को उपाधि देते हैं और ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक, यदि हम इसके शासकों की बात करते हैं जो प्रमुख शासक है तो उसका एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रख, तो इसकी ट्रिक है, इसका याद रख लीजिएगा, सन ओनली हैप्पी, प्रवर का सुख। ठीक है, तो सर से सरवराज, ना से नंदराज, ओनली हैप्पी यानी कि प्रसन्न मात्र है, फिर प्रवर राज है, फिर सुदेव राज है, फिर प्रवरराज द्वितीय। तो ये जो है इस वंश के प्रमुख शासकों का क्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए, एरेंगा के मित्रभान में किस शासक का स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ है? तो एरेंगा के मित्रभान की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से जो है इसके प्रमुख संस्थापक जो है वराह राज की जानकारी मिलता है और इसमें हम ये पाते हैं कि इसके 29 जो है स्वर्ण सिक्के जो है कोंडा गांव के एरेंगा नामक क्षेत्र से जो है प्राप्त होता है। और इस स्वर्ण सिक्के में यदि हम बात करते हैं तो श्री वराह राजस्य उत्कीर्ण हुआ रहता है और नंदी का अंकन रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्री वराह राजस्य और नंदी, तो ये दो चीज हमें इसके सिक्कों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया है? ठीक है, राजर्षि तुलकुल वंश, सरबपुरी वंश, नल वंश, चक्रकोट का नागवंश। तो देखिए एक ट्रिक है छत्तीसगढ़ के राजवंशों के बारे से, मौसा के मेवा बुरापन सपा, तो मऊ से, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, देखिएगा, मौसा के मेवा बुरापन सपा। ठीक है, तो इससे याद रख लीजिएगा, मौ से हो जाएगा मौर्य काल, स से सातवाहन काल, के से कुषाण। ठीक है, मौसा के मेवा, मेष से हो जाएगा मेघवंश, व से वाकाटक वंश, गु से गुप्त वंश, राज से राजर्षि तुल्य वंश, प से पर्वत द्वारक वंश, न से नल वंश, स से सरभपुरी वंश और पा से पांडु वंश। तो ये इसका ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रिक भी आपको बता दूं
ताकि ट्रिक के माध्यम से भी चीजें आसान से याद रखें। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे जो है मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश इन्हें दिया गया है। फिर मेघ वंश भी दिया है, वाकाटक वंश जिन्हें दिया गया है, गुप्त वंश, फिर राजर्षि तुल्य वंश। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, राजर्षि तुल्य वंश की बात करते हैं। फिर उसके बाद क से भगतद्वार वंश नहीं है, नल वंश की बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पे नल वंश आ रहा है। फिर उसके बाद जो है शरदपुरी वंश, ठीक है। फिर चक्रकोट का नागवंश, इसके बारे आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर शरदपुरी वंश, फिर चक्रकोट का नागवंश। तो इस तरह से इसका ट्रिक भी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र की शासक से संबंधित है। देखिए केसरी बेड़ा की जब हम बात करते हैं, तो इसका जो ताम्रपत्र है वो है अर्थपति भट्टारक का, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थपति भट्टारक। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस नरवंशी शासक ने सोने के सिक्के चलाए। तो सोने के सिक्के चलाने की बात करते हैं, तो भौदत्त वर्मा और अर्थपति इन दोनों का सिक्का जो है सोने के, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिलासपुर का शासन काल समय का माना जाता है। यदि हम बिलासपुर के शासन काल की बात करते हैं, तो लगभग जो है 700 से 740 ईस्वी के मध्य इसका शासन काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसका जो शासन काल की जो जानकारी मिलती है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो है राजिम शिलालेख से। तो राजिम शिलालेख से जो है इस वंश के बारे से जानकारी मिलती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इन्होंने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया था, जो कि विष्णु मंदिर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब विष्णु मंदिर की बात करते हैं, तो ये पंचायतन शैली से। देखिए यदि हम बिलासपुर की बात करते हैं, तो बिलासपुर जो है वैष्णव धर्म से संबंधित थे। और यदि हम नल वंश के और शासक की बात करते हैं, तो ये जो है शैव धर्म से संबंधित है। इसका शिलालेख राजिम शिलालेख है, जो कि 700 से 740 ईस्वी तक का इसका शासनकाल को बताता है। इस शिलालेख से छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की भी जानकारी हमें मिलती है। इस शिलालेख में इनके पिता विरूपाक्ष तथा पितामह पृथ्वीराज के विषय का भी उल्लेख किया गया है। इसका जो मृत भांड है अड़ेंगा और पुलिया यहाँ से प्राप्त होती है। मंदिर की बात करते हैं, तो राजीलोचन मंदिर है, जिसका निर्माण वर्ष 700 से 725 ईस्वी रहा है। स्थान प्राचीन गरियाबंद है। बिलासपुर ने अपने स्वर्गवासी पुण्याभिवृद्धि तथा उनके स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया है। भगवान विष्णु है। शैली की बात करते हैं, तो पंचायतन शैली है। जीर्णोद्धार की बात करते हैं, तो कल्चुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल देव के द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार किया जाता है। देखिए बिलासपुर के जो समकालीन है पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक। इस संबंध में एक मत यह भी है कि बिलासपुर तीवर देव का समकालीन था, नवीन कुमार साहू तथा मिरासी के अनुसार है, जबकि राजगुरु के अनुसार जो है बालार्जुन का समकालीन बताया गया है। तो ये दो अलग अलग फैक्ट है, हालांकि विवादित है, इसे मत याद रखिएगा, इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत संघ में विलय के समय बस्तर का शासक कौन था। तो यदि हम बस्तर के शासक की बात करते हैं, तो बस्तर का शासक है प्रवीर चंद भंजू। तो दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो भी पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।